कार्डियक साइकिल। टुडे वी आर डिस्कसिंग कार्डियक साइकिल। साइकिल मीन्स रिपीट होके जो एक प्रोसेस फिर से अपनी जगह पे आ जाता है स्टार्ट करने के लिए वंस अगेन, उसको साइकिलिंग बोलते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक साइकिल मीन्स हार्ट की साइकिल। हार्ट जो है रिपीटेडली बीट करता है। और कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक इवेंट्स दैट ऑकर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट। इन दोनों के बीच में जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं? दे आर सिस्टोल, डायस्टोल, वेल्वुलर ओपनिंग एंड देयर क्लोजिंग। उनकी ओपनिंग क्लोजिंग होती है। प्रेशर के चेंजेस होते हैं, साउंड्स आते हैं कुछ। इनको जब हम एनालाइज करते हैं ये इवेंट्स को एक कार्डियक साइकिल में, तो दिस इज़ द ग्राफ जो कि बुक्स में मेंशन्ड है। एंड दिस ग्राफ्स में जो वेरियस रिकॉर्डिंग है, लाइक फोनोकार्डियोग्राम आप सबसे नीचे देख रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसके बाद जो ब्लू जो कर्व है, ब्लू कलर का कर्व है, वो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है। और इसके ऊपर जो रेड कलर के कर्व हैं वो वेंट्रिकुलर प्रेशर्स हैं। उसके ऊपर जो ब्लैक डैश्ड लाइन है वो एट्रियल प्रेशर्स की है। और इसके ऊपर टॉप वाली जो डैश्ड ब्लैक लाइन है वो ऑर्टिक प्रेशर है। तो इवेंट्स की बात करी हमने। हमारा हार्ट जो ऑन एन एवरेज बीट करता है 72 टाइम्स इन अ मिनट, यानी 60 सेकेंड में 72 टाइम्स। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारी एक कार्डियक साइकिल का टाइम आता है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड है, ये टाइम है एक कार्डियक साइकिल का। अगर हार्ट रेट ऊपर हो जाती है, सपोज 72 से ऊपर 80 बीट्स पर मिनट जाती है, तो कार्डियक साइकिल का टाइम जो है कम हो जाएगा 0.75 सेकेंड। और अगर हार्ट रेट और ऊपर जाती है 100 बीट्स पर मिनट, तो कार्डियक साइकिल का टाइम और कम हो जाएगा 0.06। तो ऑन एन एवरेज हम 0.8 सेकेंड मान के चलते हैं 72 बीट्स पर मिनट के ऊपर। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक डायस्टोल और एक सिस्टोल, एक डायस्टोल और एक सिस्टोल, ये मिलके यहाँ से यहाँ तक एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। इसी का टाइम है 0.8 सेकेंड। और इसी में बहुत सारे इवेंट्स जो चल रहे हैं। तो सबसे नीचे वाला जो आप देख रहे हैं वो है फोनोकार्डियोग्राम के ऊपर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो एक पेपर ट्रेसिंग होती है। किस चीज़ की ट्रेसिंग होती है? जो हमारा हार्ट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पैदा करता है उसकी जो ट्रेसिंग होती है, उसको मेज़र करके ट्रेसिंग्स में बदल दिया जाता है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और उसके उलट जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ईसीजी, दैट इज़ द मशीन विच जनरेट द ट्रेसिंग। तो मशीन इज़ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जो पेपर की ट्रेसिंग आपको मिलती है दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी क्या होता है? एज वी नो, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेटेड बाय द हार्ट, उसको मेज़र करके ट्रेसिंग्स में कन्वर्ट करता है। तो जो ईसीजी होती है उसमें हम कुछ वेव कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। वो क्या है कि इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि आपको ये पहले से मालूम है, वी हैव द पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव्स। पी वेव्स किस लिए है? वो ड्यू टू द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। जो एट्रिया में रीपोलराइज रहता है, यानी रेस्टिंग फेस में रहता है, रीपोलराइज। रेस्टिंग मीन्स रीपोलराइज स्टेट में। और उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जब आता है, एक्शन पोटेंशियल यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है वो उसको डीपोलराइज करता है और एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर इसके बाद जब ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है क्यूआरएस वेंट्रिकल्स पे, तो उसको जब वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करता है तो वहाँ पे आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी में। फिर उसकी अगली वेव है टी वेव। टी वेव क्या होता है कि वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद अगेन रेस्टिंग फेस में आते हैं, यानी रीपोलराइजेशन स्टेट में आते हैं। तो वहाँ पे टी वेव जो हमें ईसीजी में मिलती है, तो दिस इज टी वेव्स। यू वेव्स भी कई जगह आपको देखने को ट्रेसिंग में मिलेगी। यू वेव्स जो है पैपिलरी मसल्स की वजह से आते हैं। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव्स। तो एज वी नो कि हमारा हार्ट एक बार डायस्टोल फेस में चलता है। डायस्टोल फेस में जो हार्ट है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, वॉल्व्स खुले हुए हैं और उसमें डायस्टोल में ब्लड की फिलिंग होती है। डायस्टोल फेस आप इसमें देखिए, ये डायस्टोल फेस है। और इसके जस्ट अगला है जो सिस्टोल फेस है। सिस्टोलिक फेस में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि डायस्टोल फेस सिस्टोल फेस से लंबा है, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है लंबा है। और इनके बीच में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। एक्शन पोटेंशियल अगर आपको नहीं मालूम तो ये इम्पल्स है जो कि जनरेट होती है ऐसे नोड में, यानी साइनस नोड में। साइनस नोड कहाँ है? इन द सुपीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियल
राइट एट्रियम में नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल साइनस नोड में जनरेट होती है और उसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर यही साइनस नोड का जो एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रेवल करता है आपके एवी नोड पे, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे, और उसमें एक डिले होता है 1/10 सेकेंड का। तो जब तक ये डिले होता है तब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होता है और एट्रिया वेंट्रिकल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये चाहिए भी, और एट्रियल ब्लड वेंट्रिकल में फ्लो होता है। फिर इसके बाद जो फोर्सफुल कंट्रैक्शन होता है दैट इज डन बाय द वेंट्रिकल्स, जब यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल होता है एबी नोड पे पहुँचता है और वहाँ से बंडल ऑफ हिज फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे होते हुए ये ट्रैवल करता है वेंट्रिकल्स में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बिगिन करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल आप देखिए, कार्डियक साइकिल में जो डायस्टोलिक फेस है, डायस्टोलिक फेस में हमारा जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल एक्सपेंडेड है, और वेंट्रिकल्स में जो पल्मोनरी आर्टरी और ऑरेटिक वॉल्व है वो क्लोज्ड है। यू कैन सी पल्मोनरी आर्टरी, वॉल्व और ऑरेटिक वॉल्व क्लोज्ड हैं, लेकिन जो हमारे एवी वॉल्व है यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व और जो मिट्रल वॉल्व है वो हमारे खुले हुए हैं। वेंट्रिकल्स बिल्कुल रेस्टिंग फेस में है। यहाँ पे वेंट्रिकल्स में कोई प्रेशर नहीं है, और राइट एट्रिया में जो ब्लड है, राइट एट्रिया में जो ब्लड ऊपर सुपीरियर वेना केवा से आया है, इन्फीरियर वेना केवा से आया है, वो राइट एट्रिया का ब्लड फ्री फ्लो कर रहा है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड वो फ्री फ्लो कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो जो डायस्टोल फेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 फेसेस में डिवाइड है, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड और लास्ट थर्ड। जो मोस्ट ऑफ द ब्लड है राइट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया में, यानी 70% ऑफ द ब्लड जो है फ्लो कर जाता है फर्स्ट थर्ड में, जिसके लिए कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, फ्री फ्लोइंग है, पैसिवली फ्लोइंग है। एवी वॉल्व्स यानी मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं। इसके बाद सेकंड फेस में और थोड़ा सा ब्लड फ्लो करता है। तो फर्स्ट फेस में यहाँ आप देख रहे हैं जो ब्लड फिलिंग का वॉल्यूम है एकदम ब्लू वाला, एकदम रैपिडली राइजिंग है। वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, और ठीक वहीं पर एट्रियल प्रेशर की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 10 के बिलो है, बिलो 10 है, इनफैक्ट बिलो 5 है। और ये जो एवी वॉल्व जो है ओपन है, तभी ब्लड जा रहा है ना। तो क्या होगा, सेकंड फेस में आते हैं। सेकंड फेस में भी ब्लू लाइन में देखिए ब्लड फिलिंग हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन फर्स्ट फेस के मुकाबले थोड़ा कम है। वेंट्रिकुलर प्रेशर की बात करें तो अगेन ऑलमोस्ट नियर टू 0, और एट्रियल प्रेशर की बात करें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट नियर 0 है। तो ये बात है फर्स्ट और सेकंड जो डायस्टोल का फेस है उसमें ब्लड जा रहा है फ्री फ्लोइंगली। अब आगे चलते हैं, जो अगला लास्ट थर्ड है। लास्ट थर्ड में क्या है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होएगा। जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होएगा, एवी वॉल्व, ये मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं, तो यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में एंटर होएगा, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा। इस प्रेशर की वजह से जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा में भी ब्लड जो है थोड़ा बैक फ्लो होएगा। जब सुपीरियर वेना केवा में ब्लड का बैक फ्लो होएगा तो इससे जो जुगुलर वेन में एक वेव आती है उसको हम ए वेव बोलते हैं, वो आगे चल के हम देखते हैं। और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो आप देख रहे हैं लास्ट थर्ड फेस ऑफ द डायस्टोल में, यहाँ पे ब्लू लाइन में देखिए जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि एट्रिया ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने ब्लड को, रेस्ट ऑफ द ब्लड को वेंट्रिकल में भेजा है। अराउंड 30% ऑफ द फिलिंग जो है एट्रिया इस टाइम कर रहा है। एट्रिया जो है 30% ऑफ द ब्लड को वेंट्रिकल में थ्रो कर रहा है, यानी फ्लो हो रहा है। तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आप ब्लू वाला देख रहे हैं। रेड में आप वेंट्रिकुलर प्रेशर में देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा कर्व जो है ऊपर हो गया है यहाँ, यानी कि प्रेशर बढ़ा हुआ है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और साथ में डैश लाइन वो भी थोड़ा सा वेव बन गई है क्योंकि वहाँ भी प्रेशर बढ़ा है। अब ये जो है यहाँ पे 30% ऑफ द ब्लड एट्रिया ने उसको वेंट्रिकल्स में भेजा। तो वी कैन सी जो एट्रिया का इफेक्टिवनेस है दैट इज़ 30%। और यहाँ पे हम एक बात और देखते हैं कि एट्रिया अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लड को जो है वेंट्रिकल में ना भेजे तो क्या होगा, तब भी वेंट्रिकल्स अपना काम चला लेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स हैव द एबिलिटी टू पंप 300 to 400% मोर ब्लड एज देन रिक्वायर्ड। तो अगर एट्रिया फेल भी हो जाता है तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है इट्स वेरी अनलाइकली, अनलेस कि
जो पर्सन है वो एक्सर्शन ना करे। एक्सर्शन के टाइम में एट्रिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा डायस्टोलिक फेस। अब आते हैं कार्डियक साइकिल में सिस्टोलिक फेस में। सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वेंट्रिकल्स आर एक्टिंग एज ए पंप एंड मेजर सोर्स ऑफ द पंपिंग ब्लड। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है यानी सिस्टोलिक फेस है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो है पहला पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है पीरियड ऑफ इजेक्शन, तीसरा है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट वाला नैरो एक बीम है, इसमें यहाँ पे है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल ज़रा सा। इसके बाद बाकी जो बीच वाला पोर्शन जहाँ पे ये वेव फॉर्म बनी है, ये है पीरियड ऑफ इजेक्शन। और जो ये फिर इसके बाद एक आप नैरो बीम देख रहे हैं, ये जो बनी हुई, दैट इज़ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और इसको आप अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से भी आप देखना चाहें तो पी वेव जहाँ पी वेव आई और उसके हाफ से देखिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद क्यूआरएस वेव आई और जहाँ पे आर वेव गया वहाँ से हमारा जो सिस्टोलिक फेस स्टार्ट हो रहा है। और जहाँ पे ये टी है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो वेंट्रिकुलर का है जो रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये डायस्टोल फेस का हमने पढ़ा, इसको 3 फेसेस में डिवाइड किया था, सिस्टोल को भी 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है। तो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन और रिलैक्सेशन, इनके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेस जो हमने बात करी है, वो है पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो मीन्स सेम, वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम, मेट्रिक मीन्स लेंथ, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना। यानी आइसोवॉल्यूमेट्रिक जहाँ पे वॉल्यूम और उसकी जो मसल फाइबर की लेंथ है वो सेम है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और मतलब वॉल्यूम इज सेम एंड द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर इज सेम, इसी को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। और वहाँ पे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बट उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है, और जो एक चैम्बर है उनमें वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा। तो आप इस फिगर में देखिए, वेंट्रिकल्स में ब्लड भरा हुआ है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस, जस्ट स्टार्ट हो रही है, प्रेशर वेंट्रिकल्स में बढ़ रहा है, लेकिन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं वो क्लोज हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, तो बैक फ्लो से एवी वॉल्व जो है, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, यहाँ पे बंद हैं। और साथ में जो पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व है और जो ऑरेटिक वॉल्व है वो पहले से ही बंद है, यानी ये क्लोज्ड चैम्बर है। प्रेशर कीप ऑन राइजिंग फॉर द नेक्स्ट 0.02 to 0.03 सेकेंड्स। इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेशर इसमें बढ़ रहा है, लेकिन कोई ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, और ये काम क्लोज्ड चैम्बर में हो रहा है। इसके बाद प्रेशर और बढ़ेगा तो ये आपका ऑरेटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व खुलेगा, लेकिन ऑरेटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के खुलने से पहले और एवी वॉल्व बंद है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसी को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो क्या है? द टाइम बिटवीन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोजर एंड पल्मोनरी और ऑरेटिक वॉल्व ओपनिंग, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ये इसमें जो टाइम लगा, इसी को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। ये बिल्कुल जो नैरो बीम आप देख रहे हैं, इसमें ब्लू कलर में जो आप देखिए वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ये सेम है, चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और वेंट्रिकुलर प्रेशर यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा है, बट कोई ब्लड फ्लो नहीं हुआ। ब्लू वाला एकदम कोई आप देख रहे हैं ब्लड फ्लो नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम सेम है और जो इसका वेंट्रिकल्स का मसल फाइबर का लेंथ है वो भी सेम है। इसी को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर बढ़ेगा, जो ऑरोटा का वॉल्व है वो खुल जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी में यानी जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो बढ़ेगा। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व भी खुल जाएगा और ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगला फेस आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, तो इतना ही है। द टाइम बिटवीन द एवी वॉल्व क्लोजर एंड ऑरेटिक पल्मोनरी वॉल्व ओपनिंग, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, दिस नैरो बीम यू कैन सी।
अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्टिक वॉल्व जो है खुल जाएगा, तो अगला फेज स्टार्ट होएगा पीरियड ऑफ इजेक्शन। पीरियड ऑफ इजेक्शन, अब देखिए यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता रहा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा मोर देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा 10 मिलीमीटर से ज़्यादा, और ऑर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व खुल गए हैं। तो अब क्या होगा, ब्लड जो है रश करेगा, किसमें, ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। ऑर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी में वी आर सीइंग कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। तो इन वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है 70% ऑफ द ब्लड फर्स्ट थर्ड में इजेक्ट हो जाएगा। यानी इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, तो फर्स्ट थर्ड में ही 70% ऑफ द ब्लड जो है रश कर जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और जो अगला 2/3 टाइम बचेगा उसमें 30% ऑफ द रिमेनिंग ब्लड जो है वो फ्लो होने की कोशिश करेगा। लेकिन सारा ब्लड, तो जितना ब्लड वेंट्रिकुलर चैम्बर में है वो सारा का सारा जाता नहीं है, जितना बच जाएगा वो आगे हम बात करेंगे कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में रह जाएगा। तो फाइनली क्या होता है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल करेगा, क्योंकि सारा ब्लड तो पंप आउट होता गया है। लेकिन अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखिए कि जैसे ही वॉल्व खुला, यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व ओपन हो जाता है, इधर पे ऑर्टिक वॉल्व खुला और सारा ब्लड एकदम से ऑर्टा में चला गया। ऑर्टा का प्रेशर आप देख रहे हैं डैश लाइन में बढ़ गया, और वेंट्रिकुलर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वेंट्रिकल्स का भी प्रेशर जो है एकदम से बढ़ेगा और सारा ब्लड जो है रश कर जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे आके लास्ट पॉइंट से जस्ट पहले आप देखेंगे कि जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो ऑर्टिक प्रेशर से थोड़ा सा कम है यहाँ पे इस फेस में, लेकिन फिर भी जो ऑर्टिक प्रेशर है वो ऊपर है, मीन्स ज़्यादा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है। इस फेस में भी जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो ऑर्टा में जाता रहेगा। ऐसा कैसे भाई, वेंट्रिकल का प्रेशर तो कम है, ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है? दिस इज ड्यू टू द मोमेंटम जनरेटेड बाय दिस फ्लो। एक मोमेंटम जनरेट हो गया है, ब्लड वहाँ से फ्लो किए जा रहा है, तो एक ऐसा टाइम आ रहा है जब वेंट्रिकल का जो प्रेशर कम हो गया फिर भी ब्लड ऑर्टा के अंदर जा रहा है। दिस इज ड्यू टू द मोमेंटम लास्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए। फिर क्या होता है कि ये मोमेंटम भी बंद हो जाएगा, मोमेंटम सीज कर जाएगा, और ब्लड इन ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी ट्राई टू एंटर द वेंट्रिकल्स, वो बैक फ्लो में आना चाहेगा क्योंकि अब वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया है। तो बैक फ्लो में आने से वो क्या करेगा कि पैसिवली जो ऑर्टिक वॉल्व है और पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व है उसको बंद कर देगा, ताकि ऑर्टा का जो ब्लड है और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड है वो वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना होए। तो वॉल्व इसीलिए बनाए गए हैं, वन वे वॉल्व है, ताकि ये बैक फ्लो ना होए और ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्टिक वॉल्व बंद हो गया, पल्मोनरी जो आर्टरी का वॉल्व बंद हो गया है। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है वो दैट इज़ कंटिन्यू टू रिलैक्स। अब यहाँ पे हमारा जो सिस्टोल का सेकंड फेस ख़त्म हो गया, और अगला फेस जब ये वॉल्व बंद है फिर भी वेंट्रिकल के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, इसको हम देखेंगे पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये जो नैरो बीम है। तो इस स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो ब्लड है ऑर्टा में और इसमें पीछे आने की कोशिश कर रहा है, और इसने जो वॉल्व्स हैं बंद कर दिए हैं। मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व पहले ही बंद है। तो क्या होगा कि जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो रहा है। अब इसमें अगेन आइसोवॉल्यूमेट्रिक, यानी वॉल्यूम भी सेम है और उसका लेंथ, जो मसल का फाइबर, वेंट्रिकल का जो मसल फाइबर है उसकी लेंथ भी सेम है, लेकिन वेंट्रिकल जो है रिलैक्स हो रहा है। इसी को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? वेंट्रिकल्स रिलैक्सिंग व्हेन ऑल द वॉल्व्स आर क्लोज्ड। सारे वॉल्व, ये 4 वॉल्व्स हैं, मिट्रल, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व, सारे वॉल्व्स क्लोज्ड हैं एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग एंड वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। इसी को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोल रहे हैं। ये जो नैरो बीम आपको दिख रही है, इसमें अगेन देखिए ब्लू में जो वेंट्रिकल वॉल्यूम का है वो स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे वेंट्रिकुलर प्रेशर को देखिए, ये बिल्कुल कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास आ गया है।
और यहाँ पे ऑरेटिक प्रेशर इस स्टेज पे हल्का सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा और जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होकर ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो आ गया है। लेकिन इसमें सारे वॉल्व क्लोज हैं। इसी को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोल रहे हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन है 0.03 से 0.06 सेकेंड। फिर इसके बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर गिर जाएगा, नीचे जाता जा रहा है और इतना डाउन हो जाएगा कि जो मिट्रल वॉल्व है और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो खुल जाएंगे और इसके बाद अगले कार्डियक साइकिल की तैयारी की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ तक एक कार्डियक साइकिल ख़त्म हो जाता है और अगला कार्डियक साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये सारे हैं इवेंट्स जो कि एक कार्डियक साइकिल में हो रहे हैं और इस डायग्राम के थ्रू और इन पिक्चर्स के थ्रू आप देखिए और इनको समझने की कोशिश करिए। ये जो कार्डियक साइकिल हुई इसकी वजह से जो जुगुलर वेन्स में भी कुछ प्रेशर वेव्स बनती हैं। तो वो जो वेव्स हैं वो एट्रियल वेव्स हैं, दैट इज़ ए वेव, सी वेव एंड वी वेव। ये कैसे बनती हैं? जुगुलर वीनस जब प्रेशर देखते हैं जुगुलर वेन्स में जो वेव बन रही है वो ए वेव इज़ ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो राइट एट्रिया का जो प्रेशर है वो 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जाता है और लेफ्ट एट्रिया का 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जाता है। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हालांकि सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व नहीं है, वॉल्वलेस है, तो वहाँ पे जो ब्लड बैक फ्लो होएगा उसका जो पल्स के रूप में हमें जो जुगुलर वेन्स में जो ए वेव दिखाई पड़ती है। अगली वेव है सी वेव। जब वेंट्रिकल्स जो होते हैं दे आर बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की मतलब वेंट्रिकल जो है सिस्टोलिक फेज में जब कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे तो जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन एट्रिया होता है, जब वेंट्रिकल्स क्लोज करता है तो जो उसके जो वॉल्व्स हैं वो उसमें बल्ज होते हैं एट्रिया में और उसकी वजह से जो बैक फ्लो बनेगा वो सी वेव की फॉर्म में हमें दिखेगा जुगुलर वेन्स में। अगली वेव है वी वेव। ये वी वेव बनती है एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि इनफ्लो ऑफ द ब्लड जो होता है एट्रिया में आता है और जब एट्रिया में एकदम से जो ब्लड आएगा तो उसका एक बैक फ्लो हमें एक हल्की सी वेव के रूप में दिखाई पड़ेगा जुगुलर वेन्स में। ये तो प्रेशर चेंजेस हैं एट्रिया की वजह से। ए, सी एंड वी वेव ये भी जो कार्डियक साइकिल से रिलेट करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी कि जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए वेव और यहाँ पे जो ए वी वॉल्व क्लोज हुआ उसकी वजह से ए वी वॉल्व की जो बल्जिंग हुई उसकी वजह से सी वेव आ रहा है और ये जो थर्ड फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल में है, यहाँ पे जब ये एट्रिया में ब्लड इनफ्लो होने लगेगा तो उसकी वजह से वी वेव आएगा। अभी हम बात करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की। तो ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में भरता है और वो अराउंड 110 to 120 ml ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल्स में भरेगा और जब डायस्टोल ख़त्म हो जाएगा तो इतना ब्लड जो वेंट्रिकल्स में भरा हुआ है इसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। यानी डायस्टोल जब ख़त्म हो जाएगा उस टाइम जो ब्लड की क्वांटिटी वेंट्रिकल्स में रह गई है उसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। और इस अराउंड 120 ml में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और जितना ब्लड इजेक्ट हो जाएगा ऑरोटा में और उधर से पल्मोनरी आर्टरी में उसको हम जो स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। मान लीजिए अगर 70 ml ऑफ द ब्लड पम्प्ड इनटू द ऑरोटा है ना, 120 में से 70 ml जो ब्लड है ऑरोटा में पंप किया गया है, तो ये इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे कि 70 ml डिवाइडेड बाई 120 ml इंटू 100 तो 58.33 यानी लगभग 60% जो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन आएगा। ये इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही जो कॉमनली इको में नोट किया जाता है और ये कार्डियक हेल्थ के बारे में जो है हमें बताता है। फिर इसका अगला पार्ट है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सारा ब्लड इजेक्ट नहीं किया जाता, कुछ ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में बचा रह जाएगा और उसी ब्लड को एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। ये अराउंड 40 to 50 ml ब्लड जो है बचा रहता है। तो ये है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। थोड़ा सा बात करते हैं पैपिलरी मसल्स के बारे में। जो पैपिलरी मसल्स होती हैं दे आर अटैच टू द वेन्स ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बाय कॉर्डे टेंडिने। ये जब कंट्रैक्ट होते हैं पैपिलरी मसल्स तब कंट्रैक्ट होते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये
जो पैपिलरी मसल्स हैं ये वॉल्व को क्लोज करने में कोई हेल्प नहीं करते। ये क्या करते हैं कि पैपिलरी मसल्स प्रिवेंट वेल्वुलर बल्जिंग इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर पैपिलरी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं या रप्चर हो जाते हैं तो ये देखा गया है कि जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं, जो मिट्रल वॉल्व्स हैं एंड जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं, वो एट्रिया के अंदर बल्ज कर जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज प्रोड्यूस होती है और ये लीकेज कभी कभी लीथल भी हो सकती है, क्योंकि लीकेज जब बहुत ज़्यादा होएगी तो ये ऑन टू वर्ड इफेक्ट्स डालते हैं। थोड़ा सा आगे बात कर देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ हार्ट साउंड्स टू हार्ट पंपिंग। जो हार्ट साउंड्स होते हैं वी गेट जो 3 हार्ट साउंड्स हैं, मेनली हम लोग स्टेथोस्कोप से 2 हार्ट साउंड सुन पाते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड को हम लोग लब कहते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड इज डब, लब डब। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो इन द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल होती है। क्यों होती है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने से फर्स्ट हार्ट साउंड लब आती है। ये लो पिच होती है, लॉन्ग होती है एंड कॉन्टिन्यूड होती है। सेकेंड हार्ट साउंड डब है, ये इन द बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल आती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व। ये जब क्लोज होता है तो सेकेंड हार्ट साउंड डब हमें सुनने को मिलती है। और जो थर्ड हार्ट साउंड है ये आती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टोल एंड इट इज ड्यू टू द रंबलिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड है लब एंड डब। तो ये हुई आज कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक साइकिल चलता है जो कंसिस्ट ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल। इसी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स प्रेशर वाले जो चेंज होते हैं, वेल्वुलर ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, ब्लड वॉल्यूम चेंज होते हैं। तो इन्हीं की जो इवेंट्स होते हैं इन्हीं की स्टडी कार्डियक साइकिल में की जाती है। तो ये है आज कार्डियक साइकिल के बारे में। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक स्टे हेल्दी।